मौर्योत्तर कालीन जो भी आक्रमणकारी आए, चाहे वो हिंद यवन हो, शक पार्थियन हो, कुषाण हो, उनके समय जो जो चीजें विशिष्ट दिखाई दे रही हैं उनको मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कुषाणों की व्यवस्था में विशिष्ट क्या है कि इन्होंने चीनी शासकों के तर्ज पर देवकुल सिद्धांत या देवकुल या देवपुत्र जैसी उपाधियों को धारण किया। फिर इन्होंने देवकुल सिद्धांत को जारी किया, यानी कि राजा के राजत्व को बेहतर करने के लिए इन्होंने रोम शासकों के तर्ज पर क्या किया, राजा के लिए मंदिर बनवाए और मूर्तियां भी स्थापित की गई। हम कई मूर्तियां किसको देख सकते हैं, कनिष्क की देख सकते हैं, जो गांधार या मथुरा शैली में बनाई भी गई है, जिसमें कनिष्क को एक बड़े बूट और कुलाचे या जो कहते हैं ना कि एक कुलाचा होता है जो काफी बड़ा होता है, जो कि सैनिक धारण करता है, और एक बड़ी तलवार और एक टोपी यानी कि हेलमेट के साथ दिखाया गया है। तो ये बताया गया है कि ये कैसे सैनिक वृत्ति से लीन शासक है। दूसरी चीज कहते हैं कि उसके जो वस्त्र या उसके प्रसाधन थे, युद्ध सामग्रियों की जो उसके उल्लेख मिले, वो बड़े अजीब थे। कारण कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि कनिष्क एक युद्धरत संस्कृति का प्रमुख शासकों में से ऐसे शासकों में आता है जो युद्धरत संस्कृति को कहीं ना कहीं प्रेरित करता हुआ नजर आता है। तो हम देखेंगे कि उसकी वेशभूषा संरचना, उसकी मूर्तियों में जो जैसा उसकी प्रतिकृति दी गई है, कहीं ना कहीं ये इस बात की पुष्टि करते हुए नजर भी आती है कि वो एक कुलाचे से लगा हुआ है और शायद वह किसी विशेष लौह धातु का बना होगा। साथ ही हम देखते हैं हेलमेट, एक टोपे का प्रयोग किया गया, जैसे वर्तमान में हेलमेट कहते हैं, तो एक टोपे का प्रयोग किया गया है सर के वार को रोकने के लिए, और एक धारदार तलवार के साथ उसे दिखाया गया है, और पैरों में उसे बड़ा बूट पहने दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये उसकी अपनी विशेषता है, और ये विशेषता उनकी मूर्तियों से पता चलती है। और मूर्तियां क्या है, तो हम पाते हैं कि देवकुल सिद्धांत के अंतर्गत मंदिर और मूर्तियों का प्रयोग दिखाई देता है, और पाते हैं कि ये रोम की तर्ज पर इन्होंने स्थापित किया। शायद इन्होंने अपने आप को महिमा मंडित करने का प्रयास किया होगा, अपने राजत्व में वृद्धि का प्रयास किया होगा। उसी का एक छोटा सा ये सिद्धांत है देवकुल सिद्धांत। फिर हमने कहा कि कुषाणों के समय द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि राज्य के लिए एक अलग व्यवस्था और केंद्र के लिए एक अलग व्यवस्था, द्वैत व्यवस्था। वहीं संयुक्त शासन व्यवस्था की भी चर्चा मौर्योत्तर काल में मिलती है, क्योंकि कुषाण थे, लेकिन कुषाण के साथ साथ यहाँ अन्य आक्रमणकारी भी आए थे, उनकी भी व्यवस्था को इसी में पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संयुक्त शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई किसके समय, तो हमने कहा कि शक और पार्थियन दोनों एक ही क्षेत्र पर दो भिन्न भिन्न लोग आए और उन्होंने क्या किया, साथ मिलकर शासन व्यवस्था को संचालित किया। इसे ही संयुक्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अब इसके आगे अगर चलते हैं तो हम पाते हैं कि प्रशासन में सामंतीकरण के तत्व, तो हम ये देखते हैं कि सामंतीकरण की प्रक्रिया शक या कुषाणों से ही प्रारंभ होती दिखाई देती है। अब संयुक्त शासन व्यवस्था हो या द्वैध व्यवस्था हो, तो द्वैध व्यवस्था हो या संयुक्त शासन व्यवस्था हो, इसमें एक चीज तो तय है कि फ्यूडलिज्म धीरे धीरे उभरा होगा। क्यों क्यों उभरेगा सामंतवाद, कारण क्या है, इन दोनों की बिंदुओं को थोड़ा सा हम गहराई से सोचेंगे तो हमको अपने आप आंसर मिलेगा। क्यों, मैंने कहा कि संयुक्त शासन व्यवस्था, एक क्षेत्र है, तुम भी शासन करो मैं भी करता हूं, यानी कि क्षेत्र का बंटवारा, क्षेत्र का बंटवारा नहीं, मूल रूप से प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा। फिर यहां पर मैंने कहा द्वैध शासन व्यवस्था, तो द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि यानी कि केंद्र के लिए अलग व्यवस्था, राज्य के लिए अलग व्यवस्था, और इन्हीं इन्हीं संक्रमणों के बीच में एक अन्य तत्व का बिंदु हमें दिखाई देता है, भूमि दान की प्रथा। तो भूमि दान की प्रथा कहीं ना कहीं सामंतवाद की तरफ सीधा इशारा करते हुए नजर आएगी, यानी कि इस काल में तीन चार चीजें संक्रमण की तरफ दिख रही हैं, बदलाव की तरफ दिख रही हैं, यानी कि ये सारी चीजें हम मौर्यों में नहीं पाए थे या उसके पहले वाली व्यवस्था में नहीं पाए थे, हमने मौर्योत्तर काल में देखा। इसीलिए आप देखिएगा कि यूपीएससी का सवाल वहां होता है जहां से चीजें टर्न लेती हैं, जैसे मौर्योत्तर काल, जैसे गुप्तोत्तर काल, जैसे राजपूत काल, जैसे सैयद वंश, लोधी वंश के बाद तुरंत मुगल वंश, यानी कि जहां सत्ता परिवर्तित हो रही है, जैसे 1857 की क्रांति। क्यों पूछता है, वो हॉट टॉपिक इसलिए है कि हिस्ट्री अपने आप को वहां से कन्वर्ट कर रहा है, बदल रहा है, तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, और उन चेंजेस में बहुत सारे फेज छिपे होते हैं, और उन्हीं फेजों में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको निकाल कर हमारे सामने रख देता है और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या हो गया, ये तो सोचा भी नहीं था।